नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 11 देखेंगे। बाकी की प्लेलिस्ट, अगर आप लोगों ने बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इनमें से? एक तो ये सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण जो है ये सार्थक अधिगम के तहत मैंने कुछ कीवर्ड बताया है आप लोगों को कल के वीडियो में। आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखें अगर सीटेट में अच्छे स्कोर करने हैं तो विकल्प 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा हो जाएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। एक ये सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, उसके बाद सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प, दूसरा और तीसरा, विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जटिल अवधारणाओं को अगर समझाना है तो क्या करेंगे? व्याख्या पर बल देंगे। इन विकल्पों में से सहज कर सकते हैं क्या करके? व्याख्यान देकर, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो क्या होगा? विकल्प 1 सही हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। इसमें क्या है ना, बच्चा जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कुछ कीवर्ड बताए हैं कि अगर आपको कहीं केवल शब्द मिल जाए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है तो दंड मिल जाए, तो ये विकल्प कतई नहीं होंगे। पुरस्कार ये भी नहीं होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि परिवार जो है ये प्राथमिक सामाजिकरण में आता है, पास पड़ोस भी सामाजिक में आता है, लेकिन जो विद्यालय है ये द्वितीयक कारक में आता है सामाजिकरण के। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर, विद्यालय एवं मीडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होते हैं? मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किशोरावस्था एवं वयस्कता, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा जिसमें शारीरिक विकास की बात कर रहा है, वृद्धि एवं विकास? तो किसमें? आपने बच्चे को देखा होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे तेजी से वृद्धि एवं विकास होता है। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्ती होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा कि सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, विकास
आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये सही है। विकास परिवर्ती है, विकास में परिवर्तन होते रहते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। देखिए क्वेश्चन जब निगेटिव पूछ रहा है तो आपको निगेटिव विकल्प की तरफ जाना चाहिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भिन्नताओं का प्राथमिक कारण पूछ रहा है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। वैसे हैं सब कारण में, लेकिन प्राथमिक कारण में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। विकल्प एक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में जेंडर रूढ़बद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। सबसे प्रभावशाली के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे प्रभावशाली जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। हमें बताना बच्चों को कि जेंडर रूढ़बद्धता क्या होती है तथा इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास है। जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास है। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? लेओ वाइगोत्स्की जी का। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। आपने देखा होगा कि जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं वो हिंदी बोल रहे हैं बिना सीखे, जो बाहर देशों में, अमेरिका जैसे देशों में पैदा हो रहे हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं बिना देखे या बिना सीखे। तो सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी हो जाएगी भाषा विकास की? मध्य बाल्यावस्था। कौन सी हो जाएगी? मध्य बाल्यावस्था, जिसमें बच्चा उन व्याकरणिक नियमों को भी सीख सकता है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है इनमें से? उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में कौन सा आता है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर समरूपता का, जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यह जेंडर समरूपता का है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, परिचर्चा के दौरान कर रहा है। तो विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन। तो संज्ञानात्मक विकास में पियाजे जी ने किन शब्दों का चयन किया है? स्कीमा शब्द का। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर। स्कीमा। कुछ शब्दों को आप लोग याद रखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने किन शब्दों का प्रयोग किया है। जिग-जा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यही वाला नहीं, गाढ़े रंग वाले जिसमें वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं?
जो ये कह रही है कि नीला वाला टुकड़ा कहाँ है, ढूंढ रही है नीला वाला टुकड़ा, तो ये वाइगोत्स्की जी के किस पर आएगा? व्यक्तिगत वार्ता पर, वो स्वयं से वार्ता कर रही है। विकल्प 2। अगला क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पाठ का, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग। तो वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत में आएगा, इसको क्या कहा जाएगा? पाठ या ढांचा कहते हैं। ठीक है, ZPD। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता बताता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सा बताता है इसमें से? प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, तीसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन, चौथा है अस्थिगत अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। तो जीन पियाजे जी के मूर्त संक्रियात्मक कह रहा है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पदार्थ, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। विकल्प 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पाकर उनके नामांकित करना। मतलब नाम, जो उनके रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर उनका नामांकन करना। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बच्चों के आकलन में संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना कि कहां कमी रह गई या इसको कैसे सुधारा जा सकता है। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। विकल्प 1। रूही हमेशा समस्या को एकाधिक समाधानों के बारे में, रूही जो है समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? आत्म केंद्रित विचारक, सृजनात्मकता विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यह सृजनात्मकता का उदाहरण है कि वो एक से अधिक विकल्पों की तरफ जा रही है, किसी के चिंतन कर रही है तो एक से अधिक पक्षों का अवलोकन कर रही है। तो ये क्या है? सृजनात्मकता है। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध, आसक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत पर, आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। जो RTI अधिनियम 2009 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें समावेशी शिक्षा का यही मतलब बताया गया कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, सभी बच्चों का समावेशन होना चाहिए। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुदृढ़ करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाएं को कम कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? विकल्प 1, अपनी शिक्षण पद्धतियों पर विचार करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ इसे सुधारा जा सकता है तथा बच्चों की सहभागिता को सुधारने के लिए नए तरीके अपनाना चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए, बच्चों को स्वयं उसमें भागीदार बनाना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समावेशी कक्षा में
एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। समावेशी कक्षा में अगर विशिष्ट शैक्षिक योजना बना रहे हैं तो अध्यापक को भी सक्रिय होना चाहिए, जिससे बच्चे भी सक्रिय हो सकें। 23 नंबर, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों का प्राथमिक लक्षण इनमें क्या है जिससे उन्हें पढ़ने में विफलता मिल रही है? एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। नंबर 4, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पठन वैफल्य का कौन सा एग्जाम्पल है, लक्षण है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं, पूर्णतया अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं। तो संवेग और संज्ञान जो है ये एक दूसरे में सन्निहित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। अधिगम जो है ये प्राथमिक रूप से संरचनावादी ढांचे के बारे में पूछ रहा है, क्या है? तो ये अवबोधन की एक प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। संरचनावाद में अवबोधन की एक प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे मान लीजिए कोई बात के जिक्र आपसे तर्क कर रहे हैं तो उस पर आप उसका प्रतिकूल प्रमाण दें जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो विकल्प प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना। यंत्रवत याद करना गलत हो जाएगा, केवल शब्द लगा ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को नामांकित वर्गीकरण अलग करना ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। विकल्प 3। जब आप लोगों को सीटेट के शब्दों की समझ आ जाएगी तब आप लोगों को सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है, अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। यंत्रवत शब्द लग गया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने कल की वीडियो में आपको कुछ कीवर्ड दिए हैं जिससे सीटेट में पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में लिया जाता है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें अगर आपको सीटेट पास करना है या 100+ नंबर लाना है। एक बार वीडियो को देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए
एक प्रभावशाली तरीका है। विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है अगर दंड दिया जा रहा है। विकल्प एक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कि कितने सही हो रहे हैं तथा आप लोगों की तैयारी कैसी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।